तो चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। विविधता की समझ बिल्कुल स्कूल की तरह। अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगी कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती हैं? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की विभिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। तो विविधता की समझ इस पाठ का नाम है और इसमें बताया गया है कि आप अपने अगल बगल में देखिए, क्या आपको दिखती है? तो दिखेगा क्या कि कोई अच्छे कपड़े पहना हुआ है, कोई दूसरे तरह का कपड़े पहने हुआ है, कोई पगड़ी बांधे हुआ है, तो कोई धोती पहने हुआ है, तो कोई जींस पहने हुआ है। अलग अलग तरह के लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। तो यही क्या है, अलग अलग तरह के लोग हैं। हिंदू समुदाय के लोग फॉर्मल कपड़े पहने होंगे और मुस्लिम समुदाय के लोग दाढ़ी बढ़ाए होंगे, टोपी लगाए होंगे। और विभिन्न समुदायों को लोगों को देखेंगे आप, आदिवासी समाज के लोगों को देखेंगे तो उनके वेशभूषा में अलग अलग तरह के पहनावा होगा। धर्म के आधार पर हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, क्रिश्चियन अलग है, जैन, पारसी, बौद्ध, सबके रहन सहन, खान पान सब कुछ अलग अलग होते हैं। और यही चीज़ें क्या हैं, जब चीज़ें अलग अलग हों तो वही भिन्नताएं होती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। और साथ ही साथ भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर लोगों के धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार सब भिन्न हैं, फिर भी ये हमें अनेकता में एकता में जोड़े रहती हैं। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते चलेंगे और जानेंगे इस लेसन में, इस पाठ में, कि क्या विविधता किस प्रकार की है। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बॉक्स में आप अपना चित्र बनाइए। तो यहाँ पे जो चित्र है उसमें आपको अपना चित्र बना लेना है। हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता होगी। इसमें बताया जा रहा है कि आप लोग अपने अपने चित्र बनाइए। तो जितने भी छात्र होंगे जब अपने अपने चित्र इस बॉक्स में बनाएंगे तो क्या होगा कि सभी को जो चित्र हैं वो अलग अलग तरह से दिखेंगे। और यही अलग अलग तरह से दिखना ही क्या होता है, विविधता होता है। विविधता का मतलब अलग अलग तरह से दिखाई देना। तो चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो लाइक बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे साथियों। बात करते हैं कि अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। यानी कि कहा जा रहा है कि आप देखिए कि आपने जो अपने किताब में या अपने कॉपी में चित्र बनाया है या आपने जो चीज़ें लिखी हैं, क्या आपके जैसा कोई और ऐसा क्लास में है जिससे हूबहू मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो बढ़िया बात है, लेकिन उम्मीद है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके दिमाग में जो सोच है और उसके दिमाग में जो सोच है वो अलग अलग होगा। आपकी लिखावट अलग होगी, उनकी लिखावट अलग होगी, आपके विचार अलग होंगे, उसके विचार अलग होंगे। और इस प्रकार से यही चीज़ क्या है, जब नहीं मिलेगा तो यही क्या है, विविधता है। और इसी को विविधता कहते हैं। अगला दिया हुआ है कि दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? यानी कि एक ऐसा दोस्त, अगर आप शांत हैं और आपका दूसरा दोस्त आपसे हमेशा झगड़ा करता है तो क्या आप उससे दोस्ती करेंगे? क्योंकि आप झगड़ालू व्यक्ति से दोस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें और आप में यही भिन्नता है कि आप शांत हैं और वो बहुत झगड़ालू है, इसलिए दोस्ती नहीं हो पाएगी। आइए इसमें नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। तो कहानी क्या दी गई है, आइए हम कहानी पढ़ेंगे। तो आप तैयार हैं ना कहानी पढ़ने के लिए? तो आइए चलिए हम सब मिलके कहानी पढ़ते हैं। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था।
जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी में मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा कि मुझे आती है। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट यानी विषय के साथ हिंदी भी पढ़ी है। तो ये अखबार वाला और एक बच्चे के बीच में बातचीत हो रही है, जिसमें भाषाओं को लेकर बात हो रही है कि तुमको कितनी भाषाएं आती है। तो इसने कहा कि मैंने स्कूल में जितने सब्जेक्ट पढ़े हैं उनके साथ साथ मैंने हिंदी भाषा को भी पढ़ लिया है। और हम जिस भाषा में आपको इस समय बता रहे हैं, ये कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है साथियों। ये हिंदी भाषा, इसकी जो लिपि होती है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं और इसका उद्भव संस्कृत भाषा से हुआ है। और संस्कृत भाषा दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। यानी कि हिंदी की अगर जननी, हिंदी भाषा की मम्मी की हम बात करेंगे तो हिंदी भाषा की माँ, मम्मी, जननी कौन है? संस्कृत भाषा से मानी जाती है। आइए हम अगले पेज पर चलते हैं। सब्जेक्ट उसने पूछा, जब अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने ये बात बोली। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी तो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा, यानी कि जो मेरी साइकिल थी उसके बराबर अपने हाथ को करते हुए बोला कि जब मैं इतना ही बड़ा था तब से मैं अखबार बेचता हूँ या काम करता हूँ। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना। वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठे, यानी कि उसका नाम भी समीर था और मेरा नाम भी समीर था। और हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए आगे बात करने लगे। तुम्हें पता है समीर का अर्थ है? समीर का अर्थ होता है हवा, पवन और पवन पुत्र। कौन है जानते हो ना तुम? हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर, यानी कि 2 समीर। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए। दंगे क्या होते हैं कि आपस में कई लोग जब झगड़ा करते हैं तो उसे दंगा कहा जाता है और दंगे में बहुत लोगों की जान भी चली जाती है। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे क्या होते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, सांप्रदायिक दंगा वो होता है जिसमें 2 धर्म विशेष के लोगों के बीच में दंगा हो जाता है। जैसे हिंदू और मुस्लिम के बीच में अगर लड़ाई हो जाए तो इसे सांप्रदायिक दंगा कहते हैं। संप्रदाय का मतलब होता है अलग अलग 2 पंथ कह सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं।
उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? तो देखिए, अंतर की बात की जाए तो एक अखबार बेचता था और एक पढ़ाई करने जाता था। एक हिंदू था और एक मुस्लिम था। एक अंतर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि उनमें एक अंतर कौन क्या है। तो चलिए हम ही बता देते हैं। एक छोटा था, एक बड़ा था उम्र में, ठीक है। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। आइए हम अगले पेज पर चल रहे हैं, ठीक है। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, न उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। पोयली सेन गुप्ता की कहानी द लाइट्स चेम्ड पर यह आधारित कहानी थी। यहाँ पर छोटा सा बॉक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो पोयली सेन गुप्ता एक लेखक हैं जिनकी ये कहानी थी, जिनकी पुस्तक का नाम था द लाइट्स चेंज्ड, ठीक है। तो आगे चलिए, आगे क्या होता है जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह चौराहे पर दिखाई तो नहीं दिया। जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। दोनों बात करना चाहते थे। एक को हिंदी आती थी, एक को अंग्रेजी आती थी, लेकिन दोनों टूटी फूटी करके बात करते हुए आगे बढ़े। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग हैं। जहाँ एक समीर हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं, क्योंकि इनके खान पान, पहनावा, जो कपड़े पहनते हैं, इनके धर्म, एक हिंदू एक मुस्लिम, भाषा, एक हिंदी बोल रहा था और एक अंग्रेजी बोल रहा था, ये सब अलग अलग थे और इसी को क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको विविधता समझ में आ रही होगी, यानी कि अलग अलग चीज़ें। आगे चलते हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब दोस्तों कि कुछ लोगों के पास न अवसर है और न ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। इसलिए गरीब और अमीर विविधता का रूप नहीं है। यानी कि आपसे अगर कोई कहे कि एक गरीब व्यक्ति है, एक अमीर व्यक्ति, यानी कि एक के पास बहुत सारा पैसा है और एक के पास पैसा नहीं है, तो क्या ये विविधता का अंतर है? तो इसे हम विविधता का अंतर नहीं कहेंगे, इसे गैर बराबरी का रूप कहेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली बात होगी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। जाति व्यवस्था असमानता का एक उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा नहीं पाते हैं? इस पर चर्चा करें। तो चलिए हम चर्चा भी कर लेते हैं। देखिए, समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है और वो अखबार बेचता है। उसको स्कूल की फीस, स्कूल की ड्रेस लेने के लिए पैसे नहीं है और शायद इसलिए वो स्कूल नहीं जाता होगा। और समीर 1 जो था वो स्कूल में जाता था क्योंकि उसके पास संसाधन यानी कि पैसा, खाना, कपड़ा मौजूद था। उसके घर में कमाने वाले रहे होंगे और इसलिए वो स्कूल पर जा सकता था। चलिए आगे चलते हैं अगले पेज पर। अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है और आप बस वहीं बन सकती थी, क्योंकि व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इसे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि प्राचीन काल में जो वैदिक काल था उस समय जो जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था थी। देखिए यहाँ पे जाति शब्द का उल्लेख किया गया है जिसे हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य होते थे। इसमें जो जिस घर में पैदा होता था या जिस तरीके के कार्य करते थे अलग अलग समय खंड में
वो उसी जाति का होता चला जाता था। वैदिक काल में क्या होता था कि वैदिक काल में जो जिस प्रकार का कर्म करता था वो उस जाति का हो जाता था, और धीरे धीरे जब इसका बदलाव होता गया तो जिस परिवार में जन्म ले लेता था वो उसी बिरादरी या जाति का हो जाता था। जैसा कि आज भी 1947 जब देश आज़ाद हुआ तब से संवैधानिक रूप से भी जो जिस जाति में पैदा होता है वो उसी जाति का हो जाता है। यदि आप ब्राह्मण घर में पैदा होते हैं तो आप ब्राह्मण हो जाते हैं, आप किसी अन्य जाति लोहार कुम्हार कोयरी जिस भी जाति में पैदा होते हैं आप उस जाति के हो जाते हैं। ये हमारा भारतीय संविधान कहता है। ठीक है, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। तो आपको क्या करना है, सूची बनाइए कि आपने भारत के अलग अलग प्रांतों के कौन कौन से व्यंजन खाए हैं। व्यंजन का मतलब भोजन, कैसा भोजन, अलग अलग प्रकार के भोजन। ठीक है, अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाइए जिनके आप कुछ शब्द भी जानती हों, यानी कि जो भी भाषाएं, जैसे आपको हिंदी आता है तो आपने इंग्लिश या आपने उर्दू या संस्कृत या तमिल तेलुगु मलयालम मराठी कुछ भी भाषा आपने सीखा हो, गुजराती, उनके कुछ शब्दों को भी आप लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ बनाने भी आती होंगी या वो पसंद होंगी। आपको भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। इसमें लिखा है कि आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा, यानी कि आप खुद से कहानियाँ बना लेते होंगे। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है, उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। यानी कि जो लोग कहानियाँ बनाते हैं वो जीवन को जीते हैं, लोगों को देखते हैं और बहुत सारी किताब पढ़ते हैं और बहुत सारे बातों को ध्यान में रखने के बाद कहानी की कल्पना करते हैं जो वास्तविकता से परे होती है। जैसे कि आदमी को आसमान में उड़ा देना, परियों को ज़मीन पर ला देना, किसी को गधे को घोड़ा बना देना, ये सब क्या है, कल्पना हो जाती है। और यही चीज़ें आपको मज़ा देती हैं, आनंद देती हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। जैसे आपने सुना होगा बंदर और किसकी लड़ाई, मगरमच्छ की लड़ाई, क्योंकि मगरमच्छ उससे क्या मांगता था, उससे जामुन मांगता था, लेकिन बंदर पेड़ पे बैठ के सारे जामुन खा लेता था। तो ऐसी कहानियाँ आपने सुनी होंगी। और फिर मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पर ले जाकर बीच नदी में डुबाने लगता है। तो क्या है, ये सब कहानियाँ हैं, कल्पना की कहानियाँ हैं, क्योंकि मगरमच्छ और बंदर कभी दोस्त नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें देखकर कहानी बना दी गई। तो समझ में आया कि कहानियाँ कैसे लिखी जाती हैं। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिख दिए। ठीक है, कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, यानी कि अपने बचपन में चले गए कि वो अपने बचपन में कैसा काम करते थे। वो अपने स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकाल कर कुछ साहस की कहानियाँ लिखें। यानी कि आपकी तरह जब वो बचपन में थे तो अपने दोस्तों के साथ अपने स्कूल में और किस प्रकार से अपने गांव में, घर में, शहर में रहते थे, वैसी कहानियाँ लिखनी शुरू कर दें। कल्पना कीजिए जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी हैं उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल एवं सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू, समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी पालते हों, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी वाला खेल खेलते हों, उससे अपना मनोरंजन करते हों। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। तो सिर्फ वो कौवा और सांप सीढ़ी जैसी कहानियाँ बनाएंगे और हर चीज़ में, खाने की चीज़ों में वो आलू ही आलू दिखाएंगे। उनके सपने में आलू आएगा, उनके जागते में आलू आएगा, उनके नाश्ते में आलू आएगा और रात के खाने में भी आलू आएगा, क्योंकि उन्होंने आलू ही देखा है। तो कल्पना कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो कल्पना करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार हैं, यानी कि आप चित्र बनाते हैं और कहानी भी बनाते हैं। तो इनमें से आप जो भी हैं,
जो इस जगह पर रहती है, ऐसी जगह के जीवन पर एक कहानी लिखिए या चित्र बनाइए। तो आप भी आप चित्रकार हैं या कहानीकार हैं, अब आपको एक कहानी लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में बता देना है। क्या आप सोचती हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने में मज़ा आएगा? उन 5 चीज़ों की सूची बनाइए जिनकी कमी ऐसी जगह में सबसे ज़्यादा खलेगी। तो आप अपनी एक कहानी, छोटी सी 10 लाइन की, 20 लाइन की कहानी बनाकर हमारे इसी YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आपको कहानी बनाने आती है। भारत में विविधता की जब हम बात करते हैं तो भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे तरीके अलग अलग होते हैं। भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे लिखे काम करते हैं। यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया है, 2 और तरीके आपको खुद से लिखने हैं। तो आप समझिए कि प्रार्थना का मतलब इबादत करना होता है, भक्ति गीत गाना, शादी करना, अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करना, विभिन्न प्रकार के कपड़े, यानी कि ये जो बॉक्स बना है उसमें आपको चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो किस प्रकार से लिखनी है वो आप अपनी पुस्तक में जाकर लिख सकते हैं और इससे भी आपकी कल्पना शक्ति बढ़ेगी। हम विविधता को कैसे समझेंगे? तो अब आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। क्योंकि भारत में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा वे सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर को छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ें वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभर कर सामने आ जाती थी। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। तो आइए भारत के 2 भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए हम समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। दोस्तों, जब हम लद्दाख की बात करते हैं और केरल की बात करते हैं तो केरल और लद्दाख में बहुत ही फर्क पड़ता है। केरल जो मसालों का राजा है, वहीं लद्दाख बर्फ़ यानी कि ठंडे रेगिस्तान का राजा है। लद्दाख ऐसी जगह है जहां बहुत ठंडी पड़ती है और केरल ऐसी जगह है जहां नारियल ही नारियल उगते हैं, समुद्र का किनारा होता है। एटलस में भारत का नक्शा जब आप देखेंगे तो उसमें ढूंढेंगे तो दोनों क्षेत्र लद्दाख तथा केरल कहाँ पर हैं। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियाँ, वहाँ के भोजन, कपड़े और व्यवसाय पेशे को कैसे प्रभावित करती हैं, उनकी सूची भी आपको अपनी होमवर्क की पुस्तक में बना लेनी है। रेगिस्तान होने का मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। ठीक है, तो किसकी बात हम करेंगे? लद्दाख के। ठीक है, लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती होती है, यानी कि जब रेगिस्तान है तो यहाँ पर खेती नहीं हो पाती है। खेती के लिए क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए। यहाँ पर बहुत ही कम खेती होती है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है।
और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है और इस ऊन की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का जो छेना होता है और मांस खाते हैं, ठीक है, और दूध से पनीर भी बनाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। याक क्या होता है? वो भी आपकी भेड़ की तरह दिखाई देती है, जिसके शरीर पर ढेर सारे बाल होते हैं। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो लद्दाख है भारत में, उसको छोटे तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। मौखिक का मतलब कि लोग गानों को और कविताओं को याद कर लेते हैं। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। तो चलिए आइए आगे की कहानी जानते हैं। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे देश में अंग्रेजों ने बहुत समय तक शासन किया था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले कौन से व्यापारी आए, तो उसमें अरबी और यहूदी आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ यानी कि केरल में आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है, किनको? संत थॉमस को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत का समुद्री मार्ग जान लिया। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वला कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे मछली पकड़ने वाले जो जाल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चीना वला कहते हैं। तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और उनने व्यापारियों को अपने ओर खींचा, जो वहाँ की उनका व्यवसाय था। जैसे ठीक है, इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है।
हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाजों और जीने का तरीका धीरे धीरे उन नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। विविधता में एकता की जब बात की जाती है तो भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध भी किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल देंगे क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा और लोग आपस में लड़ते रहेंगे और वो यहाँ पर राजा बनकर राज करते रहेंगे। लेकिन सब लोग एक हो गए। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वो सब एक साथ है। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के। दिन खून के हमारे गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, एक रंग में दामन भिगो के जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। तो ये जो कविता है भारतीय जननाट्य संघ इप्टा के द्वारा बनाई गई थी। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उस शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत लोगों की जानें चली गईं और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज ने लिखा कि भारतीय एकता को बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। ये नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति। राष्ट्रगान जिस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं। आपको बता दें कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारा जो राष्ट्रगान है उसको लिखा था। ठीक है, तो हमारा राष्ट्रगान क्या है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि हमारा राष्ट्रगीत क्या है। तो राष्ट्रगान हमारा जन गण मन अधिनायक जय हे है, वहीं राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। तो ठीक है, वंदे मातरम किसने लिखा था ये भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो चलिए फिर अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला है, उस श्रृंखला को आप लोग अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे। तो हमने आज सब कुछ डिटेल में जाना। कक्षा 6 की पुस्तक की पहली पाठ या अध्याय को विविधता की समझ को हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया। उम्मीद है कि जो बच्चे हैं उनको समझ में आया होगा और जो कंपटीटर हैं, जो यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी आज बालकों की तरह समझ में आया होगा और शायद उनको अपना बचपन भी याद आया होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले दिन दूसरे लेसन के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पाठ का नाम है विविधता एवं भेदभाव। जैसे कि आज हमने पढ़ा विविधता की समझ, वैसे ही दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे विविधता एवं भेदभाव और फिर इकाई 1 समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हम इकाई 1 के अंतर्गत पढ़ रहे थे विविधता की समझ, और दूसरा अध्याय होगा विविधता की एवं भेदभाव। और इकाई 2 में हमें मिलेगा जो अध्याय 3 होगा सरकार क्या है। तो तीसरे अध्याय में हम सरकार पढ़ेंगे, लेकिन
कल की क्लास में हम विविधता एवं भेदभाव को पढ़ेंगे। तो चलिए तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के साथ साथ NCERT की भी बातें बताई जा रही हैं। और हमने प्रधानमंत्री की सीरीज की प्लेलिस्ट बनाई है। हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उन सभी के बारे में हमने जानकारियां दी हैं। तो चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देश के सभी प्रधानमंत्रियों की कहानी भी आप जान सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।